जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो जैसा कि हमने क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, तो आज हम सेकंड चैप्टर एंड हमने क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए। आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। आज हम अपना चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है, यानी कि आरंभिक लोगों की खोज में। ये चैप्टर हम आज एक वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों का सजेशन आया है कि हमें एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर डिस्कशन चाहिए, तो वील ट्राई। ओके, फॉर मी इट्स अ चैलेंज बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाके चीज़ें करती हूँ, लेकिन आई ट्राई, क्योंकि बच्चों के कन्वीनियंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए तो देखें इसमें क्या बताया गया है कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, वाई वर दे ऑन द मूव, वो मूव पे क्यों रहते थे, मतलब एक जगह क्यों नहीं रुकते थे। देखिए हम जो है कि जानते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो अर्लीस्ट पीपल रहते थे सब कॉन्टिनेंट में, कहाँ रहते थे, नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें पूछ रहा है कि उनको हंटर गैदरर्स क्यों कहा गया। हंटर गैदरर्स क्यों कहा गया भैया, देखिए उनको हंटर गैदरर्स उनकी भोजन एकत्र करने की विशेषता के कारण कहा गया। वो जिस तरह से अपना भोजन कलेक्ट करते थे, मतलब वो हंट करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे, और गैदर जंगलों से जाकर के फूड आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स जो है कि कलेक्ट करते थे, तो इसीलिए उनको हंटर गैदरर्स कहा गया। मतलब वो हंटिंग करते थे और फूड गैदर करते थे, दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स, ठीक है। अब किसको किसको शिकार करते थे, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते थे, फिशेस को, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, ये सारी चीज़ें वो जाकर के फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। और जो भी मतलब फॉरेस्ट की जो इमेंस वैरायटी है ना, मतलब इतना ज़्यादा जो मतलब प्राकृतिक जो ये सब चीज़ें हैं ना, यही उनके भोजन का मेन सोर्स हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें करना ना कुछ भी ईजी नहीं था, नन ऑफ दीज वर ईजी, बिकॉज जो एनिमल्स होते थे वो बहुत ही हमसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागते थे, हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। तो एनिमल्स का शिकार करने के लिए, मछलियों को, बर्ड्स को पकड़ने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता था, बहुत क्विक होना पड़ता था, और बहुत सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता था, ठीक है। और प्लांट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए भी उनको ये पता होना चाहिए था कि कौन से प्लांट्स ईटेबल हैं, खाने योग्य हैं, कौन से खाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनमें से पॉइजनस भी तो हो सकते हैं। तो अगर उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में पता नहीं होगा, पेड़ों के बारे में पता नहीं होगा कि कौन सा खाने योग्य है, कौन सा नहीं, तो फिर वो जहरीले भी खा लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो है कि प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में वो जानकारी रखते थे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, हम देखते हैं कि मतलब इसमें बताया गया है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो मतलब मूव करते थे, तो उनके मूवमेंट के मेनली कुछ रीजंस थे, मेनली 4 रीजन थे। पहला देखिए क्या है, मान लो वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो कुछ समय से वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स थे वो ख़त्म कर दिए, खा लिए, जितने भी एनिमल्स थे उनका शिकार कर लिया। अब उनके पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ऑब्वियसली उनको अपनी दूसरी जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ पे वो अपने भोजन का इंतज़ाम कर सकें, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये था कि जिन एनिमल्स का वो शिकार करते थे, वो एनिमल्स भी तो अपने शिकार के लिए, अपने खाने पीने की चीज़ें खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते थे, जाते थे, मूव करते थे। तो अब जो इनका हंटर है, जो इनका शिकार कर रहा है, वो भी इनके पीछे भागेगा, तो एक ये रीज़न हुआ, ठीक है। फिर तीसरा रीज़न ये हुआ कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स में ही उनके फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। जैसे कि मैंगो हो गया, तो मैंगो हर सीज़न में तो आपको नहीं मिलेगा, मैंगो एक पर्टिकुलर सीज़न में मिलता है। तो मान लो एक जून जुलाई में यहाँ पे मैंगो मिल रहा है, तो अब वो हंटर गैदरर्स यहाँ पे हैं, अब यहाँ मैंगो मिलना बंद हो गया, यहाँ पे तो केवल मैंगो के ही ट्रीज़ लगे हैं। अब यहाँ पे हमें अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, तो यहाँ पे मैंगो नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे ऐसे प्लांट्स हों, जहाँ पे अनार हो, जहाँ पे जो है कि बनाना हो, जहाँ पे अमरूद हो, कि हमें मिले, ठीक है। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो हंटर गैदरर्स भी इस वजह से इधर से उधर मूव करते थे। उसके अलावा रीज़न क्या है, देखिए हमें, चाहे हम हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे कोई भी हो, प्लांट हो, सबको रहने के लिए पानी चाहिए। कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो परनीनियल होती हैं, मतलब कि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी बहता है, लेकिन कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, मतलब कि ड्राई सीजन में उसमें पानी सूख जाता है। तो मान लो हंटर गैदरर्स जो है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे रह रहे हैं और ये उनकी सीजनल रिवर बह रही है, तो फिर ड्राई सीजन में आकर के इसमें पानी ही नहीं बचा, सूख गई, तो वो दूसरी जगह मूव करेंगे कि नहीं, अपने पानी की तलाश में, बिना पानी के तो रहेंगे नहीं, ठीक है। ये कुछ रीज़न हो गया। लास्ट में एक रीज़न है कि मतलब कि उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि वो जो है कि पीपल अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि हंटर गैदरर्स क्यों मूव करते थे, 4-5 ऑप्शंस दे देगा। अब अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि ये सारे ऑप्शंस थे, ये सारे रीजंस थे जिस वजह से वो मूव करते थे, तो आप उसमें टिक लगा के आएंगे। और ये रीज़न आप जो है कि इग्नोर नहीं करना, ये भी रीज़न है कि हो सकता है वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए मूव करते हों। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने एक क्विज सॉल्व करी थी, तो उसमें ये ऑप्शन था, तो मैंने कहा यार वो थोड़ी ना अपने फ्रेंड रिलेटिव्स
के यहाँ जाते होंगे, लेकिन ऑप्शन गलत हो गया। तो फिर मैंने वापस से आके बुक में देखा, मैंने कहा नहीं ये तो ऑप्शन है। तो इसीलिए हमको एक एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से, बकबक नहीं करनी है, जल्दी से पढ़ना है। अब देखिए, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मतलब हमको कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ फला जगह जो है कि हंटर गैदरर्स रहते थे, वो ये करते थे, वो करते थे। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाई होती हैं, उनको यूज़ की होती हैं, ठीक है। जैसे कि उन्होंने टूल्स वगैरह बनाए लकड़ियों से, स्टोन से, बोन्स का यूज़ करके। तो उन टूल्स वगैरह के जो रिमेन्स अवशेष हमें मिलते हैं, तो उससे हमको पता चलता है, ठीक है, हंटर गैदरर्स के बारे में। अब देखिए ये टूल्स हैं, टूल्स का क्लासिफिकेशन है। ये सबसे पुराने टूल्स हैं, मतलब सबसे अर्लीस्ट टूल्स हैं। देखिए कितने बड़े, कितने भद्दे, कितने हैवी हैं। इनसे कोई काम करना कितना टफ होगा। उसके 1000 साल बाद थोड़े ऐसे, थोड़े मतलब कि शेप्ड टूल्स मिले, थोड़े अच्छे थे, मतलब हैवी नहीं थे, और वो जो है कि नुकीले भी थे, शार्प थे। अब उसके बाद देखिए, उसके कुछ सालों बाद और अच्छे और शेप्ड में और जो है कि शार्प टूल्स मिले। अब ये वाले टूल्स कैसे हैं, ये 10,000 साल पहले के टूल्स हैं, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे हमने देखा कि इंसान कैसे डेवलप किया। पहले इतने ऐसे भद्दे टूल्स बनाए उसने, फिर उसको और डेवलप किया, फिर उसको और डेवलप किया, फिर फाइनली उसने बहुत ज़्यादा सुडौल, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा शेप्ड में टूल्स बनाए, ठीक है। अब ये टूल्स क्यों बनाते थे, इन टूल्स का वो क्या यूज़ करते थे। देखो कुछ मतलब कि टूल्स का वो यूज़ करते थे मीट को, मांस को काटने के लिए, बोन्स वगैरह को काटने तोड़ने के लिए, पेड़ों की बार्क यानी कि छाल छीलने के लिए, एनिमल्स की स्किन को छीलने फाड़ने के लिए, ताकि वो अपने लिए क्लॉथ्स बना सके। इसके अलावा वो जो है कि कुछ स्टोन टूल्स बनाते थे और उनको हैंडल्स में लगा देते थे। जैसे मान लीजिए बोन की मतलब कि लकड़ी की या बोन की हैंडल्स होती थी, उसमें स्टोन टूल्स लगा दिए उन्होंने, और जैसे उनका पूरा औजार बन गया। क्या बन गया, स्पीयर और एरोज़ बन गए। मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं करके दिखाती कि मान लीजिए बोन्स वगैरह की है, आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि हैंडल्स में स्टोन टूल्स फंसा करके स्पेयर्स एंड एरोज़ बना ली, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी काटने के लिए भी टूल्स का यूज़ किया। उस लकड़ी को वो फायरवुड की तरह यूज़ करते थे, मतलब आग जलाने के काम आती थी। इसके अलावा वो लकड़ियाँ हट बनाने के काम भी आती थी और टूल्स बनाने के काम भी आती थी। तो ये सारा यूज़ होता था इनका टूल्स का, ठीक है। नीचे देखिए 2 यूज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए वो खोद करके, ज़मीन से खोद करके क्या खोद कर निकाल रहे हैं, जड़ निकाल रहे हैं खाने के लिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिमल की स्किन से अपने लिए कपड़े सी रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ साइट्स बताई गई हैं कि कुछ साइट्स हैं जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहा करते थे, यूज़ किया करते थे। तो आगे बताते हैं कि साइट्स क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए, जो स्टोन होता था, स्टोन टूल्स जो है कि हंटर गैदरर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। हमें पता है क्यों होते थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। तो वो ऐसी जगह खोजते थे, ऐसा प्लेस खोजते थे जहाँ पे उन्हें गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिल सके, इससे कि वो अपने लिए टूल्स बना सकें, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ उन्हें अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलता था और वो वहाँ पे टूल्स बनाते थे, उसको क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट्स। देखिए आज भी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है चीज़ों की, हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो तब भी जहाँ पे लोगों को अच्छा स्टोन मिलता था और वहाँ पे वो अपने टूल्स बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग ने फैक्ट्री साइट्स बोला, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि फला जगह फैक्ट्री साइट्स थी, फला जगह उन लोगों ने, अर्लीस्ट पीपल ने, हंटर गैदरर्स ने टूल्स बनाए। देखिए उन्होंने जो टूल्स बनाए, हमें वहाँ पे कुछ क्या मिलता है, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन के ब्लॉक्स मिलते हैं। कुछ ऐसे, मान लीजिए उन्होंने एक ये स्टोन टूल बना दिया। अब ये कोई काम का है, ये कोई काम का नहीं है, यानी कि एक बेकार बन गया, तो उन्होंने इसको फेंक दिया, इसको यूज़ नहीं किया, तो इसके रिमेन्स हमको मिले, ठीक है। अब जो उन्होंने और भी टूल्स बनाए होंगे, यूज़ किया होगा, उसके रिमेन्स मिले होंगे। अब एज इट इज़ तो नहीं मिलेगा ना। देखिए इन्वायरमेंट की कंडीशंस के कारण, पानी है और धूप है, बाढ़ है, इन सब के कारण उन पे मतलब कि अपक्षय तो हुआ होगा ना, तो हमें उनके कुछ अवशेष मिलते हैं, एज इट इज़ बने बनाए नहीं मिलते हैं। तो हम उनको देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिर हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे उनकी फैक्ट्री साइट हुआ करती थी। अब देखिए फैक्ट्री साइट हो गया। कुछ प्लेसेस ऐसे भी होते थे जहाँ पे वो अपने स्टोन टूल्स बनाते भी थे और साथ साथ बहुत लंबी अवधि के लिए रहते भी थे, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्ट्री साइट क्या होती है, मतलब सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, वो ऑब्जेक्टिव में ही 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं, आपको ऑप्शन टिक लगाना है, और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या होती है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने अपने टूल्स बनाए भी और साथ साथ लंबी अवधि के लिए रहे भी, तो वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हो गई। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है साइट का, भीमबेटका, प्रेजेंट में कहाँ है, मध्य प्रदेश। हमको ये ज़रूर जानना है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट में कहाँ पे आता है, ठीक है। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भीमबेटका प्रेजेंट में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक हमें हैबिटेशन साइट मिलती है
हैबिटेशन साइट मिलती है। हैबिटेशन साइट क्या मतलब जहाँ पे लोग रहते थे। हैबिटेशन साइट क्या होती है, जहाँ पे लोग रहा करते थे। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट जहाँ पे उन्होंने अपने स्टोन टूल्स भी बनाए और साथ में रहे भी। फैक्ट्री साइट्स क्या, जहाँ पे वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। तो आपको सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश से भीमबेटका से हमें क्या मिलता है, हैबिटेशन साइट मिलती है। और हैबिटेशन साइट में क्या होता है, देखिए नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल, मतलब ये देखिए रॉक शेल्टर है ना, ये गुफा जैसा दिख रहा है, केव है और रॉक शेल्टर है। तो वो ऐसी जगह को क्यों अपना शेल्टर बनाते थे, क्यों, क्योंकि वो उनको नेचुरल जो है कि चीज़ों से बचाता था, जैसे धूप से, गर्मी से, बरसात से, ठंड से, तो उनको वो बचाता था, शेल्टर देता था। इसीलिए ऐसी जगह पे वो अपनी हैबिटेशन साइट, अपनी मतलब रहने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, और ये कहाँ पे मिली है हमें, विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू के पास, विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू के पास, जो कि नर्मदा रिवर के पास है, नर्मदा वैली के पास है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू के पास हमें हैबिटेशन साइट मिली है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं जल्दी आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। अब इतनी देर से मैं साइट्स बक कर रही हूँ। साइट्स होती क्या है, देखिए साइट्स मतलब क्या, पूरा स्थल, पूरा मीन्स पुराना, स्थल मतलब स्थान, पूरा स्थल मतलब ऐसा स्थल जहाँ से हमें रिमेन्स मिले हैं चीज़ों के। कैसी चीज़ों के, जैसे टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के, जो कि किसने बनाई, अर्लिएस्ट पीपल ने, हंटर गैदरर्स ने बनाई और उनका यूज़ किया। अब एज किस बिल्डिंग खड़ी नहीं मिलेगी ना, उसमें मतलब कि वो मतलब उसके अवशेष मिलेंगे, उसके रिमेन्स हमको मिलेंगे। टूल्स हो गए या पॉट्स हो गए, जो भी चीज़ें हमें मिली उसके रिमेन्स हमको मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये साइट्स है, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे, पूरा स्थल है, ये पुराना स्थल है। ये साइट्स हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर भी मिल जाती हैं, हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर भी मिल जाती है, ज़मीन के अंदर खोदने पे मिलती है। देखते हैं ना, खुदाई होती है तो पूरा बड़ा शहर पूरा खुदाई में मिलता है। बड़े बड़े बाथ टब्स हमें जो है कि बाथ टब हुआ, बाथरूम्स हुआ, ये सब खुदाई में मिलता है। तो यानी कि ज़मीन के अंदर भी मिलते हैं और जो है कि ये सब देखो ज्योग्राफिकल रीज़न की वजह से वो ऐसे मतलब कि हमें मतलब कि कुछ रीज़न हुआ होगा, इस वजह से वो मतलब कि हमें इस तरह खुदाई में मिलते हैं, अंदर धंस गए या फिर जो भी चीज़ें हुई, और हमें कुछ वॉकर बॉडीज़ के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक तो ये पूछेगा कि साइट्स क्या होती हैं, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही 4 ऑप्शन दे करके कि साइट्स क्या होती हैं, और इसके अलावा मतलब कि हमें जो है कि साइट्स कहाँ से मिलती हैं। तो पता है 3 जगह से मिलती हैं, अर्थ सरफेस पे भी मिल सकती हैं, अंदर हमें खोदने पे भी मिल सकती हैं, एग्जावेशन के थ्रू भी मिलती हैं और वॉकर बॉडीज़ में भी मिलती हैं। ठीक है, अब हमें देखना है मेकिंग स्टोन टूल्स, मतलब वो अपने स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे। तो 2 टेक्निक्स थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा 4 टेक्निक देके कौन सी टेक्निक का यूज़ करके वो अपने स्टोन टूल्स बनाते थे। तो पहली स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी क्या है, प्रेशर फ्लेकिंग। स्टोन ऑन स्टोन कैसे, देखिए जिस चीज़ को, जिस पेबल का यूज़ करके उनको स्टोन बनाना है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने नाम दिया कोर। ठीक है, तो ये एक हाथ में इन्होंने लिया हुआ है कोर, यानी कि जो पेबल जिसका यूज़ करके वो स्टोन मतलब टूल बनाना है, और दूसरे स्टोन से ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसकी परतें निकाल रहे हैं, इसके फ्लेक्स निकाल रहे हैं ताकि रिक्वायर्ड शेप हमको मिल जाए। ठीक है, एक तो ये पहले हमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक के अंदर नहीं घुसना है, हमें बस हल्का ओवरव्यू लेना है। ठीक है, और टेक्निक का नाम ज़रूर याद रखना है। दूसरी है प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या होता है, एक हार्ड सरफेस होता है, एक हार्ड सरफेस होता है, उस हार्ड सरफेस के ऊपर इन्होंने ये जो है कि अपना एक पेबल रखा जिसका उनको टूल बनाना है। इसके ऊपर कोई लकड़ी रख दी या फिर हड्डी रख दी, फिर इसके ऊपर दूसरा स्टोन रखते हैं और प्रेशर के थ्रू नीचे वाले जो पेबल है उसका ये मतलब कि उसके फ्लेक निकालते हैं, उसकी परतें निकालते हैं ताकि उनको रिक्वायर्ड शेप मिल सके। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो 2 टेक्निक्स, स्टोन ऑन स्टोन, प्रेशर फ्लेकिंग। उसके अलावा फाइंडिंग अबाउट फायर, हमें फायर के बारे में कहाँ से पता चलता है कि मतलब कि जो हंटर गैदरर्स थे वो मतलब कि फ़ायर के बारे में जानते हैं, हमें कहाँ से पता चला, तो हमें कुरनूल केव से पता चला। कहाँ से पता चला, कुरनूल केव से हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेसेस ऑफ ऐश, राख के ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कुरनूल केव से मिले हैं। ठीक है, अब वो फायर का यूज़ उन्होंने किन किन चीज़ों के लिए किया होगा, देखो उन्होंने मतलब कि अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए किया हो सकता है, अपनी रोशनी के लिए, लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए या फिर एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश हमें कुरनूल केव से मिलते हैं। ठीक है, चेंजिंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे हमारा एक अध्याय तो फिलहाल ख़त्म होता है कि जो है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो कौन थे, क्या करते थे। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट, 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंजेस होने शुरू हुए, जैसे कि आज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अमेज़ॉन फायर, यहाँ फायर, इतनी चीज़ें हो रही हैं, ये भी तो क्लाइमेटिक चेंज ही तो है, एक बुरा दौर आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि क्लाइमेटिक चेंज बुरे ही हों, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
फिलहाल तो आज वाले तो बुरे ही हैं। 12,000 साल पहले क्लाइमेटिक चेंज हुए, क्या चेंज हुए, थोड़ी रिलेटिवली वार्म कंडीशन आई, वार्म कंडीशन थोड़ी आई, इससे क्या हुए, ग्रास लैंड्स डेवलप हुए। क्या डेवलप हुए, लास्ट लाइन में देखिए ग्रास लैंड्स डेवलप हुए। उन ग्रास लैंड्स के डेवलप होने पे ऐसे एनिमल्स डेवलप हुए जो कि ग्रास लैंड्स पे सर्वाइव करते थे, मतलब कि जिनका भोजन ग्रास हुआ करती थी, ठीक है। अब जब वो एनिमल्स डेवलप हुए तो उन हंटर गैदरर्स ने क्या सोचा, उन्होंने इन एनिमल्स को फॉलो किया, मतलब कि इनकी दिनचर्या देखी, इनको देखा कि वो क्या खाते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, उनकी क्या हॉबीज़ हैं, तो जिससे उनको हेल्प मिली जानने में उन एनिमल्स के बारे में। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने हर्डिंग और रेयरिंग के बारे में सोचना शुरू किया, पशुपालन के बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है। एंड और फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, फिशिंग भी उस समय इंपॉर्टेंट हो गई थी। अब जैसे जैसे ग्रास लैंड्स डेवलप हुए उसके बाद और कुछ ग्रेन्स डेवलप हुए, जैसे कि हमारे वीट, बार्ले, ठीक है, एंड राइस, ये सब चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के डेवलप होने के बाद लोगों ने इनको कलेक्ट करना शुरू किया एज अ फूड, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने अपने भोजन के लिए कलेक्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कैसे ये डेवलप होते हैं, कैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, कौन से सीज़न में उन पे फल पक रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू की और ख़ुद उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि हम खुद ही प्लांट ग्रो करते हैं। तो यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, लोगों ने धीरे धीरे पशुपालन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे खुद फार्मर भी बनना शुरू किया। तो इस तरह लाइफ चेंज हुई ना, पहले इधर बंजारों की तरह घुमा करते थे इधर से उधर, फिर उनको एक जगह रुकने का रीज़न मिला। अब खेती करेंगे, कृषि करेंगे या एनिमल्स को पालेंगे तो उनको एक जगह रुकना पड़ेगा ना, उनकी रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब साथ साथ लेकर के हमेशा नहीं घूम सकते, ठीक है ना। आगे चीज़ें क्लियर करेंगे हम। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है कि डिफरेंट टाइम पीरियड को डिफरेंट नाम दे देते हैं। तो उन्होंने जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड को नाम दिया वो नाम है पैलियोलिथिक। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास 6 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, सीटेक वालों के साथ शेयर करें, जिसको भी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है शेयर करें, हमारे डिस्कशन में शामिल हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड शेयर ज़रूर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो अर्लीस्ट पीरियड को क्या बोला गया, पैलियोलिथिक बोला गया। पैलियोलिथिक मीन्स क्या, पैलियो मीन्स ओल्ड, पुराना, लिथोस मतलब क्या, स्टोन, चट्टान। तो किसी भी काल को, किसी भी समय को कोई नाम उसकी विशेषता के कारण दिया जाता है। तो इस समय को पैलियोलिथिक क्यों कहा गया, क्योंकि द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, मतलब स्टोन टूल्स इस एरा में उन्होंने फाइंड किए ना, स्टोन टूल्स का यूज़ किया, स्टोन टूल्स को डेवलप किया, दिस इज़ वाई इसको पैलियोलिथिक कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा इसका जो है कि टाइम पीरियड है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो। बहुत ही देखो ये सारी चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा टाइम पीरियड, पूछ लेगा कि कब से कब तक एक्सटेंड करता है, तो इसका टाइम 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक, ठीक है। बहुत लंबा समय काल है, इसलिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। और ये लंबा टाइम पीरियड जो है कि ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट कवर करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा पीरियड है जो ह्यूमन हिस्ट्री का 99% पार्ट कवर करता है। ऑप्शन दे देगा पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक। तो हमको पता होना चाहिए पैलियोलिथिक। भाई खुद ही देख लो, 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 साल पहले तक, कितना लंबा टाइम पीरियड है। उसके बाद देखिए द पीरियड वेयर वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, हमने जस्ट पढ़ा एनवायरमेंट चेंज होना शुरू हुए, कब शुरू हुए, 12,000 साल पहले, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड क्या है, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जो पहले के स्टोन होते थे ना, वो स्टोन कितने बड़े, कितने भद्दे होते थे। लेकिन जो मेसोलिथिक पीरियड था, मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मिडिल स्टोन एज, उसमें जो पीरियड थे, उसमें जो स्टोन थे वो स्टोन टूल्स कैसे होते थे, बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते थे, जनरली टाइनी, छोटे होते थे। और उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मीन्स छोटा, लिथ मतलब क्या, मतलब चट्टान से रिलेटेड। अभी बताया था ना, लिथोस मतलब चट्टान, तो वो हमें रूट वर्ड्स पकड़ के रखने होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, और हम पढ़ रहे हैं मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक का टाइम पीरियड 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। उसके अलावा इसमें जो टूल्स होते थे उनको माइक्रोलिथ बोलते थे, क्योंकि बहुत ही जनरली कैसे होते थे, छोटे होते थे, टाइनी होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ क्या होता है, पूछ लेगा। माइक्रोलिथ ऐसे टूल्स को बोलते हैं जो पैलियोलिथिक में पाए जाते थे, या नियोलिथिक में पाए जाते थे, या मेसोलिथिक में। तो हमको पता होना चाहिए मेसोलिथिक के टूल्स को बोलते हैं, ठीक है। इनके स्टोन टूल्स कैसे होते थे, मतलब हैंडल से स्टक होते थे, मतलब हड्डी या लकड़ी की हैंडल होती थी, उससे में ये स्टक होते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल सॉज एंड सिकल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए टूल्स बन गए तो पुराने जो है कि काम में आना बंद हो गए, पुराने भी काम में आ रहे थे कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं नियोलिथिक टाइम के बारे में, यानी कि नवपाषाण काल के बारे में ये बताया गया है। उसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 साल पहले से, जो 10,000 साल पहले से शुरू हुआ ये स्टेज, उसको
क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक स्टेज बोलते हैं, और इसके बारे में चैप्टर में कहा है कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने नहीं कहा चैप्टर ने कहा। इसके अलावा देखिए जो हंटर गैदरर्स थे वो कहाँ रहते थे, मैंने बताया केव्स में रहते थे, तो उन्होंने शायद अपने शौक के लिए, टाइम पास के लिए कुछ पेंटिंग्स वगैरह की। देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग्स है, कैसी है, बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी से और स्किल से लग रहा है कि बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स में जनरली क्या होता था, एनिमल्स के फिगर होते थे। देखिए एनिमल है, उसके पीछे कोई हंटर भाग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो केव्स में जो हमें पेंटिंग्स मिली हैं वो कौन सी जगह से मिलती हैं, तो हमें मिली है मध्य प्रदेश से और सदर्न उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश से और सदर्न उत्तर प्रदेश से, यही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछेगा, भीमबेटका से क्वेश्चन पूछेगा कि वहाँ से हमें क्या मिला, तो हैबिटेशन साइट मिली। कुरनूल केव से पूछेगा क्या मिला हमें, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले। अब यही पूछेगा कि रॉक पेंटिंग्स हमें कहाँ से मिलती हैं, केव में जो पेंटिंग्स की गई वो कहाँ से मिलती हैं, तो मध्य प्रदेश से, सदर्न उत्तर प्रदेश से हमें इसकी मतलब कि मिलती हैं। अब इसके बाद हु डिड वॉक, यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब स्पेशली कह रहे हैं कि देखो जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, हंटिंग किया, प्लांट के प्रोडक्ट्स को गैदर किया, कलेक्ट किया, तो मतलब कि ये टूल्स वगैरह भी बनाए, तो ये सारी चीज़ें कौन करता था, पेंटिंग्स की केव वॉल पे, तो ये सारी चीज़ें कौन करता था, मैन करे कि उनने की कि वुमेन ने की या दोनों ने की, तो इसके हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन हम कुछ पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कुछ स्पेशल टास्क थे जो मैन ने किए, या कुछ स्पेशल टास्क थे वो वुमेन ने किए, या फिर कि सारा काम दोनों ने मिल करके किया, या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा है ना, तो सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट में कोई प्रैक्टिस फॉलो होती हो, दूसरे पार्ट में कोई प्रैक्टिस फॉलो होती हो, मतलब यहाँ पे मान लो हंटिंग मैन ने की, यहाँ पे मान लो हंटिंग वुमेन ने की, तो कुछ कह नहीं सकते, हम बस पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया ऑस्ट्रिचेस में पाई जाती थी, ये हमें कौन से काल में पाई जाती थी, सबसे पहली बात तो ये पाई जाती थी पैलियोलिथिक पीरियड में। कहाँ कौन से पीरियड में पाई जाती थी, पैलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती थी। हमें कैसे पता चला, साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, इनके साक्ष्य हमें मिले हैं महाराष्ट्र के पटने से। वहाँ क्या साक्ष्य मिले हैं, लार्ज क्वान्टिटीज़ में, बहुत सारी क्वान्टिटीज़ में ऑस्ट्रिच के एग शेल्स मिले हैं, जिनके ऊपर क्या था, जिनके ऊपर थोड़े से मतलब कि डिज़ाइंस ग्रेव थी, देखो मैंने पूरा डिज़ाइन कर दी, उनके ऊपर डिज़ाइंस थी, और कुछ से उन्होंने बीड्स भी बनाए थे, मोती भी बनाए थे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो यही क्वेश्चन निकलता है कि ऑस्ट्रिचेस इंडिया में कौन से युग में पाई जाती थी, तो पैलियोलिथिक युग में पाई जाती थी। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, महाराष्ट्र के पटने से मिलते हैं, ठीक है। इस पर स्टार कर रहे हैं, वाकई स्टार के लायक है, पढ़ना है। फिर हमारी नेक्स्ट साइट है हंसगी से हमें क्या मिला है, बहुत सारी पैलियोलिथिक साइट्स मिली। यहाँ पे भी अगेन यही क्वेश्चन कि हंसगी से हमें कौन से मतलब कि युग की, कौन से पीरियड की जो है कि पूरा स्थल साइट्स मिली हैं, तो पैलियोलिथिक साइट्स हमें मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला है, लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं जो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, पैलियोलिथिक पीरियड की हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, मतलब कि लोग वहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब कि टूल्स बनाए भी और बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए वो वहाँ पे रहे भी, दिस इज़ वाई हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ठीक है। तो हंसगी आई गेस कर्नाटका में है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, लेकिन कर्नाटका में है जहाँ तक। और दिस इज़ द एविडेंस दैट सजेस्ट कि in some of the other smaller sites there is evidence to suggest that tools were made, मतलब कि और भी अदर साइट्स में हमें एविडेंस मिले कि यहाँ पे टूल्स बनाए गए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकलेगा कि यहाँ पे जो साइट्स मिली हैं, ठीक है, हाँ एक चीज़ और कि ये जो साइट्स थी मोस्टली वो स्प्रिंग्स के नियर थी, मतलब स्प्रिंग्स मतलब क्या, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ से पानी और ऑयल को खोद करके निकालते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहीं पे लोग रहेंगे। अब ये जो टूल्स थे ना, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये इन टूल्स को कौन सी चीज़ का यूज़ करके, कौन से स्टोन का यूज़ करके बनाया गया था, तो लाइम स्टोन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि हंसगी से जो हमें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, वहाँ पे जो स्टोन टूल्स बनाए गए थे वो किसका यूज़ करके बनाए गए थे, तो लाइम स्टोन का यूज़ करके बनाए गए थे, ठीक है। हंसगी से हमें कौन सी साइट्स मिली हैं, पैलियोलिथिक पीरियड की मिली हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स मिली हैं, वहाँ पे जो टूल्स बनाए गए थे वो लाइम स्टोन का यूज़ करके बनाए गए थे, ठीक है ना, ऐसे याद करना। अब जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, ये फ्रांस की पेंटिंग, फ्रांस में हमको एक पेंटिंग मिली है, कुछ हज़ार साल पहले स्कूल के बच्चों ने इसको खोजा था, और ये 10,000 से 20,000 साल पहले जो है कि ये बनाई गई है, और इसमें कुछ एनिमल्स के फिगर होते हैं, और उनमें कुछ ब्राइट कलर का यूज़ किया जाता है, और उन कलर को मतलब
तब तो ये कलर नहीं होते ना, आज हमारे ऑयल पेंट, ऑयल कलर है, ये कलर है, वो कलर है, तो हम नेचुरल तरीक़ों से बनाते थे। तो किस चीज़ों से, कौन से मिनरल का यूज़ करके बनाया गया था? ऑकरे का या फिर आयरन ओर, जिसे कि आज गेरुआ रंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑकरे या आयरन ओर बोलते हैं, या फिर चारकोल का यूज़ करके बनाया गया था, ठीक है। ये जो दिया हुआ था लास्ट में, तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। और ये जो पेंटिंग्स है, मतलब कि ये अनुमान लगाया जाता है कि सेरेमोनियल ओकेजन्स में, मतलब शादी ब्याह ऐसे उत्सव पे हो सकता है बनाई जाती हो, ठीक है। तो ऑकरे या फिर आयरन और या फिर चारकोल का यूज़ करके बनाया जाता था, ठीक है। ये मैंने खुद ही पेंटिंग कर दी यहाँ पे, जस्ट मैंने क्लियर करती हूँ, ठीक है ना चीज़ें। सॉरी, पानी लेकर के नहीं बैठा है, गलती हो गई। देखिए, डिस्कशन हो गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पूरा एक चैप्टर एक दिन में डिस्कस कर लूँगी, मैं इतना ज़्यादा डीप जाके डिस्कस करती हूँ, लेकिन हो गया। देखिए, बच्चों को जो इजी लगेगा वही काम करा जाएगा, कि अगर हाँ एक ही वीडियो में अगर पूरा चैप्टर चाहिए तो वो भी मैं अच्छे से डिस्कस कर सकती हूँ। तो इजी भी है कि हाँ 3-4 वीडियोज़ आपको नहीं देखनी पड़ेगी, और अच्छे से डिस्कशन भी हो गया, कम टाइम में क्वालिटी चीज़। खुद की तारीफ, कोई नहीं। और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके क्वेश्चन कर लेते, लेकिन बहुत वीडियो लंबी हो रही है, आई नीड वाटर, सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, शेयर ज़रूर करें।